हेलो स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने कोर्स की तरफ। आज कोर्स का सबसे पहला चैप्टर जो कि मोशन का चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसा होप करूंगा, ऐसा आशा करूंगा कि आपने मेरा बेसिक्स मैथ का लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज और प्लीज जाके उसे देखिए और थोड़ा समझिए, तब लेक्चर्स पे आइएगा। तब ये आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प करने वाला है। चलिए देखते हैं लेक्चर में क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेमैटिक्स। मतलब जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर तो वैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है। मैंने बताया है कि पहला चैप्टर हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आप काइनेमैटिक्स यानी कि मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको काइनेमैटिक्स यानी कि मोशन से रिलेटेड हर चीज समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना जरूरी है, कहाँ तक पढ़ सकते हैं और कहाँ तक नहीं पढ़ सकते हैं। आज हम लोग उसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जनरली आपके क्लास 9th में जो लिखा रहता है चैप्टर का नाम, वो लिखा रहता है मोशन। वैसे मोशन पूरे रूप से लिखना सही बात नहीं है, ये बात आप जानते हो थोड़ा सा, क्योंकि रेस्ट और मोशन आपके काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन या फिर स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ एनी बॉडी। ये सब चीज मैंने समझाया है इंट्रोडक्शन में। तो इट इज, अगर हम लोग ये लिख ले इसे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ मोशन कहें, या इसको अच्छे लैंग्वेज में कहे तो वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्टेट। इसका भाई, ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल का ही स्टडी करोगे या फिर बॉडी का स्टडी करोगे आप। मतलब काइनेमैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एक बॉडी या एक पार्टिकल के स्टेट की चर्चा करते हैं। ठीक है, स्टडी के करते हैं उसके इफेक्ट ऑफ स्टेट। अब देखिए, आपको पता है कि जो स्टेट होगा उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। स्टेट क्या कहने का मतलब है, स्टेट यानी क्या। पहला चीज आ सकता है उसके पीछे पोजीशन। पोजीशन की हम लोग बातें करेंगे। दूसरा जो चीज आ सकता है वो आ सकता है उस बॉडी का वेलोसिटी। तीसरा जो चीज आ सकता है वो आ सकता है उस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग एक पार्टिकल का स्टेट की चर्चा करते हैं, यानी कि उसके इन तीनों चीज की चर्चा करते हैं, तो इस चर्चा को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग इस स्टेट की चर्चा करते हैं, इस स्टेट के इफेक्ट की चर्चा करते हैं। मतलब स्टेट कैसे चेंज हो रहा है। वी स्टडी हाउ स्टेट चेंजेस, वी स्टडी हाउ दी स्टेट ऑफ, ये सब चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाया है पहले इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट में। हाउ द स्टेट ऑफ एनी बॉडी या पार्टिकल चेंजेस। अब बताइए, स्टेट चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में या तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, टाइम और पोजीशन के रिस्पेक्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक बॉल को आपने फेंका, तो किसी समय पे उसका क्या वेलोसिटी होगा, किसी समय पे उसका क्या पोजीशन होगा, किसी समय पे क्या उसका एक्सेलरेशन हो गया। ये हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। और पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि किसी समय पे उसका क्या रफ्तार होगा, सॉरी, किसी एक्स बराबर 2 मीटर पे उसका क्या रफ्तार होगा, एक्स बराबर 2 मीटर पे उसका क्या एक्सेलरेशन होगा। तो जो आपका स्टेट है
वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में ना चेंज होगा। तो स्टेट ऑफ एनी बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू, या तो टाइम के साथ चेंज होगा या आपका पोजीशन के साथ आप चेंज को स्टडी करोगे। या तो टाइम के साथ स्टडी करोगे चेंज को, या तो आप पोजीशन के साथ स्टडी करोगे चेंज को। मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को समझिए। मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल है और बॉल यहाँ पे कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ से मान लेते हैं बॉल ने स्टार्ट किया। अब जब बॉल जब यहाँ पहुंचेगा तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ उसका u रफ्तार है। यहाँ पहुंचने में मान लेते हैं उसको कुछ t समय x दूरी उन्होंने तय किया और t समय लगा। तो आप क्या जानना चाहते हो? मान लेते हैं यहाँ पे इसका स्टेट कुछ S1 था और यहाँ पे स्टेट कुछ इसका S2 था। तो बताइए, अगर मैं बोलूं S1 के बारे में मुझे बताओ, तो S1 के बारे में आपको क्या नॉलेज है कि S1 पे पार्टिकल का पोजीशन तो वो ओरिजिन पे ही था, तो x बराबर 0 है। पर वेलोसिटी पार्टिकल के पास था कुछ v वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने ये बताया है आपको कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जिस बच्चे ने इस चीज को नहीं देखा है वो प्लीज और प्लीज हमारे बेसिक्स मैथ के लेक्चर को जाके देखें। तो वेलोसिटी इतना है। बताइए और क्या जानेगा आप? एसलेशन अभी कुछ यहाँ पे फोर्स लगा तो यहाँ पे हम लोग मान लेते, देखिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि एसलेशन कुछ ए आया होगा, मान लेते हैं एक्सेलेरेशन कुछ ए आया होगा। अब देखिए आप क्या जानना चाहते हैं, अगर आप इसके काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी समय पे किसी भी पोजीशन पे उसके पोजीशन को जानना चाहते हो, उसके वेलोसिटी को जानना चाहते हो, उसके एक्सेलरेशन को जानना चाहते हो, तो एस टू के स्टेट पे आप जानना चाहोगे। अगर इसके काइनेमेटिक्स को आप पढ़ रहे हो तो आप जानना चाहोगे ये कुछ x ट्रेवल किया है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वेक्टर हो गया, इसका वेलोसिटी कुछ u डैश हो गया है इस पॉइंट पे, और इसका एक्सेलरेशन नहीं बदला यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो मतलब क्या हुआ कि काइनेमेटिक्स में आप किसी पार्टिकल या किसी बॉडी के स्टेट के चेंज होने के बारे में पढ़ते हो। जरूरी नहीं कि स्टेट चेंज होगा, आपको पता है स्टेट चेंज क्यों होता है। किसी भी बॉडी का स्टेट तब चेंज होगा जब उस पर फोर्स एक्ट करेगा, चाहे वो रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए। तो इस चैप्टर में मुझे ये नहीं पूछना है कि स्टेट क्यों चेंज हो रहा है, मतलब इस चैप्टर में आपको वाई क्वेश्चन नहीं पूछना है। यू डोंट हैव टू आस्क, यू डोंट हैव टू आस्क why the state is changing, why the state is changing, state is changing। आखिर स्टेट क्यों चेंज हो रहा है ये आपको नहीं पूछना है, आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट, you have to calculate the state of any body, any given body, any body at future time on the basis of given condition, on the basis of given condition, initial condition, initial condition। मतलब जो आपको इनिशियल कंडीशन दिया रहता है। देखिए ऑब्वियसली बात है भाई, आपको कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा तब ना आप उसके बारे में फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकोगे। आपको किसी के बारे में इनिशियली पता ही नहीं रहेगा तो आप उसके बारे में फ्यूचर में क्या पता होगा। आपको अपने दोस्त के बारे में पता ही नहीं कि मेरा दोस्त कैसा है, आप कैसे बता सकते हो कि इस सिचुएशन में आपका दोस्त कैसे बिहेव करेगा, इस सिचुएशन में आपका दोस्त कैसे बिहेव करेगा। तो किसी के बारे में प्रिडिक्ट करने से पहले आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशन होना चाहिए, और उसी इनिशियल कंडीशन के बेसिस पे हम लोग अपने मैथमेटिक्स को लगा के फ्यूचर में उसके स्टेट के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं। ये कितना खूबसूरत बात, आप इसको इस चीज से समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे एक पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ v था। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि t बराबर 1,00,000 सेकंड पे वो पार्टिकल का रफ्तार कितना होगा, उस पार्टिकल का पोजीशन कितना होगा, मतलब कितना वो ट्रेवल कर चुका होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप सिंपली काइनेमेटिक्स के मैथमेटिक्स का यूज करके आप सिंपली बता सकते हो उस पार्टिकल का स्टेट किसी भी समय पे या किसी भी पोजीशन पे।
तो ये मैथमेटिक्स का पावर है। आपको ये समझ में आ गया कि हमें काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पूछना। आपको पूरे काइनेमेटिक्स में ये बिल्कुल नहीं पूछना है कि स्टेट क्यों चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं। स्टेट चेंज हो रहा है, आपको उसी को स्टडी करना है कि स्टेट चेंज कैसे हो रहा है। क्यों के बारे में नहीं पूछना है, आपको ये देखना है कि स्टेट चेंज कैसे हो रहा है, समय के साथ या पोजीशन के साथ। और आपको ये कैलकुलेट करना, आपको इनिशियल कंडीशन सवाल दे देगा, आगे आपसे जो पूछा जाएगा आप उसे अपने मैथमेटिक्स को सीख के लगा के बता देना। तो ये था सिंपली इंट्रोडक्शन, मैंने फिर से दे दिया ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना करें। अदरवाइज जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर देखा यानी कि पॉडकास्ट देखा, वो पूरी तरह से क्लियर होंगे काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए इसको लिख लीजिए, मैं पॉज करता हूं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए इस चीज को। 1 सेकेंड समय देता हूं, 2 सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आपने ले लिया होगा यो। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज में। तो मैंने क्या बोला, सिंपली आपको इस चैप्टर में क्या करना है कि काइनेमेटिक्स का स्टडी करना, यानी कि इफेक्ट ऑफ स्टेट, स्टेट में क्या, स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में स्टडी करना। अब स्टेट का मतलब क्या, वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों की बातें करनी है। अगर मैं आपको एग्जांपल, इसको थोड़ा सा फिगर से समझाऊं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। मान लेते हैं कि एक चीज बताओ, एक पार्टिकल अपने स्टेट को कहाँ चेंज करेगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अ पार्टिकल चेंजेस इट्स स्टेट वेयर, वेयर अ पार्टिकल चेंजेस इट्स स्टेट, आखिर एक पार्टिकल स्टेट को कहाँ चेंज करता है, स्पेस में ही चेंज करता है ना। समय के स्पेस टाइम तो आप समझ रहे हो, स्पेस में ही चेंज करता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक 3D स्पेस है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है आपका। ये मान लेते हैं ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। तो अब एक पार्टिकल जो है क्या करता है, स्पेस में ही अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे कि आपके सामने एक पार्टिकल है, एक मक्खी है जो उड़ रहा है, तो वो पूरे स्पेस में ही अपने पोजीशन को, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, सबको चेंज कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी जो चेंज करेगा स्टेट को, कहाँ चेंज करेगा, स्पेस में चेंज करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे पार्टिकल जो है यहाँ से चल के कुछ ऐसे ट्रेवल किया और यहाँ पहुंच गया। अब इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास कुछ रफ्तार है, कुछ पोजीशन x है, कुछ वेलोसिटी v है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे आपको पता है, ये आपको नोन है, ये चीज आपको नोन है, नोन है। और मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे x1 है कुछ, और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं वेलोसिटी बदल गया है, कुछ v1 वेलोसिटी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे x1 और v1 का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू कैसे तुम कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे तुमको इस पार्टिकल का, ये पार्टिकल क्या हुआ, इस रास्ते पे ऐसे चला, उसके बाद ऐसे चला, उसके बाद ऐसे चला। आप किसी भी समय या किसी भी पोजीशन पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस समय आप पूछ रहे हो कि बताओ इसका पोजीशन क्या है, और इस इतना कवर करने में मान लेते हैं इसको कुछ टी समय लग गया, तो अब पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ ये पार्टिकल, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये पार्टिकल ने सिर्फ एक्स में ही डिस्प्लेसमेंट किया है, इसका तो कोई वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, ना जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये स्पेस में सिर्फ वन डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि अगर आपको ए पॉइंट पे पता है और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बी पॉइंट पे इस पार्टिकल का पोजीशन कितना होगा, यानी कि कितना ट्रेवल कर चुका है, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये बताइए। तो आप ये सब चीज बता सकते हो बाय स्टडिंग काइनेमेटिक्स, बाय स्टडिंग काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स को पढ़ के, यानी कि काइनेमेटिक्स का मैथमेटिक्स पढ़ के, स्टडिंग काइनेमेटिक्स, मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के मैथ को पढ़ के आप इजीली ये सब चीजों को बता सकते हो। अब देखिए एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके सिलेबस में है, यानी कि क्लास 9th के बोर्ड के मेनली सिलेबस में जो है, तो आपको जनरली डील करना रहता है वन डायमेंशन के साथ। यू ऑलवेज हैव टू डील विथ वन डायमेंशनल मोशन। मतलब आपको जो स्टडी करना रहता है हमेशा वन डायमेंशनल मोशन की स्टडी करना
रहता है, या वन डायमेंशन मोशन कह लो या रेस्ट कर लो, या रेस्ट कह लो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। तो आपको कभी भी पढ़ना रहता है तो वन डायमेंशन मोशन या फिर रेस्ट की चर्चा करनी रहती है, बट हम लोग तो वेक्टर सीख के आए हैं, हम लोग टू डायमेंशन मोशन भी स्टडी करेंगे, बट वी विल ऑल्सो स्टडी टू डायमेंशनल मोशन, मतलब हम लोग दो डायमेंशनल मोशन भी स्टडी करेंगे। क्यों सर ऐसा क्यों करेंगे? और मैंने वेक्टर में सब चीज को बहुत अच्छे से समझाया कि टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी कैसे करना है, कैसे मेरे पास टूल्स है जिसकी मदद से हम करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जाके बेसिक्स मैथ्स का वीडियो देखिए, तब समझ में आपको पूरी तरह से आएगा, नहीं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको समझ में आने वाली है बात। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पार्टिकल सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, चाहे वो एक्स की तरफ चले, चाहे वो सिर्फ वाई की तरफ चले, या चाहे वो सिर्फ जेड की तरफ चले, मतलब अगर आपका बॉडी कुछ एक फिक्स एक्सिस के अबाउट चल रहा है, मतलब एक लाइन के लॉन्ग चल रहा है, तो ये हो गया आपका 1D मोशन। और अगर आपका चाहे वो एक्स हो, ये चाहे आपका एक्स हो, चाहे आपका वाई हो, चाहे आपका जेड हो, तीनों में से कोई एक्सिस हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर एक एक्सिस होना चाहिए, तो ये हो गया आपका वन डायमेंशनल मोशन। मतलब आपको जो भी स्टडी करना है, मतलब जो भी स्टेट के बारे में पढ़ना है, पार्टिकल के स्टेट के चेंज के बारे में पढ़ना है, वो पार्टिकल अपने स्टेट को सिर्फ वन डायमेंशन में चेंज करेगा। मतलब क्या, सिर्फ पूछेगा कि एक्स में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा कि बताइए 10 सेकंड के बाद एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी एक्स में कितना है, तो मतलब आपको पूछा जाएगा वन डायमेंशन पे। पर जो टू डायमेंशन है, जो कि हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं, जो कि है जैसे कि मान लेते हैं आपने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, जब आप एक बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो वो क्या होगा, ऐसे करके ट्रैवल करेगा। तो बताइए ये बॉल क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये बॉल आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बॉल जो है टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। तो अब टू डायमेंशनल मोशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज हम लोग देख चुके हैं अपने वेक्टर के लेक्चर में। अब हम लोग जो सवाल आएगा बस वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां मैं ये नहीं समझाने जाऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। इसलिए बेसिक्स मैथ पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल मोशन। अब सवाल आपका ये आएगा कि सर क्या हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ते? जैसे कि एक मक्खी अगर आपके घर में दौड़ रहा है तो वो तो तीनों डायमेंशन में जा रहा है, तो आप बोलोगे क्या सर हम लोग तीन डायमेंशन नहीं पढ़ते हैं? तो जी नहीं, तीन डायमेंशन हम लोग इजिली नहीं पढ़ते हैं। इवन आईआईटी जेई तक इस चीज को नहीं पढ़ा जाता है। हायर क्लासेज में जाके थ्री डायमेंशन को सॉल्व किया जाता है। और थ्री डायमेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जिस तरह टू डायमेंशन को सॉल्व करने का एक तरीका हुआ, उसी तरह थ्री डायमेंशन को भी सॉल्व करने का एक मैथमेटिकल टेक्निक डेवलप किया जाता है। और उस टेक्निक की मदद से हम लोग थ्री डायमेंशन को भी वन डायमेंशन में तोड़ तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। पर वो हमें क्या है, हमारे सीनियर्स को भी पढ़ना नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग इसी दो डायमेंशन के मोशन पे चर्चा करेंगे पूरे फिजिक्स में हम अपने। इवन काइनेमेटिक्स में, तो काइनेमेटिक्स क्या है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सिर्फ हम उसके स्टेट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, स्टेट पे जो इफेक्ट यानी क्या, उसके स्टेट का जो चेंजेस हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसका स्टेट क्यों चेंज हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं वाई, क्यों स्टेट चेंज हो रहा है, तो वो देखते हैं फोर्स लगा इस वजह से स्टेट चेंज हो रहा है। इसमें आपको वो सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में आपको किस प्रकार के फिगर भी दिखने वाले हैं, या किस प्रकार का आपको मोशन दिखने वाला है। देखिए मोशन, रेस्ट और मोशन दोनों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, चाहे इस लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में। पर अभी इस चीज को आप समझ के चले कि दो रेस्ट हो या मोशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज को समझिए कि हम लोग किस प्रकार के मोशन को पढ़ने वाले हैं, चाहे वो वन डायमेंशनल हो या फिर टू डायमेंशनल हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हम लोग काइनेमेटिक्स में जनरली देखने वाले हैं। अब देखिए अगर मैं इस चीज की चर्चा करूं कि अब तो हम लोग को ये पता चल गया सर कि सर हम लोग जो है ना सर काइनेमेटिक्स में कैलकुलेट करने वाले हैं किस चीज को, किसी भी बॉडी के स्टेट को कैलकुलेट करने वाले हैं। किसी भी बॉडी के स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज को कैलकुलेट करने वाले हैं।
तो सर कैलकुलेट करने के लिए कुछ कुछ चीज का तो सर जरूरत होता है। सबसे पहला तो जरूरत क्या होता है, मैथमेटिक्स का जरूरत होता है। उसके बाद किस चीज का जरूरत होता है, थोड़ा सोचने का जरूरत होता है। तीसरा किस चीज का जरूरत होता है, जो कि मैथ्स के अंदर ही छुपा हुआ है, जिसको हम लोग देखते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग अब ये सीख चुके हैं कि पूरी तरह से हमें करना क्या है। अब हमें क्या करना है, उसे कैलकुलेट करना है। अब हम लोग टॉपिक अपना बनाते हैं कि नाउ, अब हम लोग को नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है भाई, किसी समय पे किसी पोजीशन पे आखिर क्या रफ्तार होगा, क्या स्टेट होगा किसी पार्टिकल का। स्टेट करने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हो। जैसे कि सिंपल मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको कि मान लेते हैं ये बॉडी, एक बॉडी यहां से ऐसे चला, एक बॉडी यहां से ऐसे चला। मैं बोल दूं इस पोजीशन या इस समय पे इसका स्टेट S1 है, तो बताओ जब ये बॉडी कुछ टी समय ट्रैवल कर चुका होगा तो इस समय इसका स्टेट बताओ। तो आप यहाँ पे स्टेट में क्या क्या जान सकते हो, स्टेट में आप इसका जान सकते हो पोजीशन, इसका जान सकते हो वेलोसिटी, और इसका जान सकते हो क्या, एक्सेलरेशन। ठीक उसी चीज की तरह यहाँ पे भी आपको क्या जानना होगा, पोजीशन इस जगह पे, यहाँ पे वेलोसिटी जानना होगा, और आप यहाँ पे एक्सेलरेशन। अगर ये तीनों आपके पास एक पार्टिकल के बारे में ये तीनों डाटा है, आप उसके स्टेट के बारे में बता सकते हो कि भाई इस पार्टिकल का स्टेट क्या है, इस जगह पे अवस्था क्या है। बात समझ में आ रही है, तो यही है स्टेट आपका। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी इफेक्ट ऑन दी स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल। और देखिए पार्टिकल का स्टेट कितने चीज में चेंज हो सकता है, या तो वन डायमेंशन में चेंज होगा या तो टू डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, द स्टेट कैन बी आस्क्ड, मतलब पूछा जा सकता है, कैन बी आस्क्ड इन एबव एनी डायमेंशन, एबव एनी डायमेंशन। मतलब दिए गए ऊपर दो डायमेंशन है, एक ये आपका और एक ये, दोनों में से किसी में पूछा जा सकता है एनी डायमेंशन। यानी कि आपको एक्स में भी पूछ देगा कितना ट्रेवल किया, आपको वाई में भी पूछ देगा, आपको जेड जेड में नहीं पूछेगा, मतलब कोई दो में पूछेगा। पूछ देगा कि बताइए वेलोसिटी कितना एक्स में है, एक्सेलरेशन कितना एक्स में है, वेलोसिटी वाई में कितना। जैसे एक पार्टिकल का इस जगह पे दोनों तरफ वेलोसिटी, एक्स में भी वेलोसिटी और वाई में भी वेलोसिटी है, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो आपको दोनों डायमेंशन में पूछ सकता है कि बताइए टी बराबर 2 सेकंड पे आपका क्या होगा, इसका एक्स का वेलोसिटी क्या होगा, वाई का वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, दो डायमेंशन में स्टेट पूछ दिया। मतलब देखिए दो डायमेंशन में स्टेट पूछा नहीं जाता है। स्टेट का मतलब ही होता है कि आपको उसके बारे में इन तीनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये तीन चीज एक्स में भी हो सकते हैं, वाई में भी हो सकते हैं, जेड में भी हो सकते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको उसका नेट बताना है। मैंने वेक्टर के लेक्चर में आपको पूरा बताया कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट रहेगा तो नेट उसका कैसे बताते हैं। तो सिंपली आपको वेलोसिटी बताना है। अब वेलोसिटी एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास मैथमेटिक्स है, आप एक्स का वेलोसिटी टी समय के बाद कैलकुलेट कर लो, वाई का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, और दोनों का रिजल्टेंट आप उसको डायरेक्ट बता दो। देखिए टी समय के बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी इतना होगा, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इतना होगा, इस पार्टिकल का पोजीशन इतना होगा। चाहे वो एक्स में हो, वाई में हो, या किसी भी दो डायमेंशन या तीनों में होगा, तो आगे के मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग हम तीनों में बता देते हैं। क्योंकि भाई मेरा तो काम ही है स्टेट बताना। आप पार्टिकल तो किसी भी स्टेट मतलब किसी भी डायमेंशन में जा सकता है। तो किसी भी डायमेंशन में पार्टिकल जब ट्रेवल कर देगा तो आपको किसी भी डायमेंशन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो हम लोग जो है फिक्स कर देते हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो दो ही डायमेंशन में पढ़ते हैं। या तो वन डायमेंशन में पार्टिकल जाएगा तो बहुत खूबसूरत बात, बहुत आसान चीज, ज्यादातर आपको वन ही डायमेंशन मिलेगा। और या तो पार्टिकल दो डायमेंशन में जाएगा, तो दो डायमेंशन को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास टेक्निक है। उसी तरह तीन डायमेंशन को सॉल्व करने के लिए तकनीक आगे सीखा जाता है। तो दो डायमेंशन को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक है वो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। तो वही हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल मतलब किसी भी पार्टिकल पे जो स्टेट का चेंजेस है, यानी कि स्टेट किस तरह उसका चेंज हो रहा है, यही हम लोग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। इफेक्ट का मतलब होता है चेंज, प्रभाव क्या पड़ रहा है, चेंज। इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पर किस तरह इफेक्ट पड़ रहा है, उसी चीज को हम लोग अब कैलकुलेट करने वाले हैं। अब एक चीज बताइए, कैलकुलेट करने का क्या मतलब है।
कैलकुलेट करने का ये मतलब है कि वी नीड मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली बात, हमें मैथ्स चाहिए इस चीज के लिए, मैथमेटिक्स चाहिए, वी नीड मैथमेटिक्स। फिर ये मैथमेटिक्स क्या चाहिए? लॉजिक तो आपके पास है, लॉजिक क्या है आपके पास? एक चीज बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक बॉडी पे फोर्स लगा, आपका लॉजिक क्या कहता है? उसका स्टेट चेंज हो। तो ये लॉजिक है ना। अब आपका मैथ्स कहेगा कि उसका स्टेट हमेशा कांस्टेंट रहा है, तो क्या सही है वो? नहीं ना सही है। मैथ्स कुछ भी कह रहा है, मैथ्स ऐसा नहीं मैथ्स गलत कहता है, आप वहाँ गलत मैथ्स लगा ही रहे हो। तो मैथ को चेक करने के लिए आपके पास एक बिहाइंड लॉजिक होना चाहिए। ताकि मैथ में एक्चुअली क्या करते हैं कि हम लोग बहुत गलतियां करते हैं। मैथ्स में गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए पीछे। ताकि अगर कहीं पे गलती से हाँ फिसल भी जाए, अरे अरे, यहाँ गलत हो रहा है, लॉजिक पे तो ऐसा नहीं लग रहा है, चलो चलो फिर से चेक करते हैं, लेकिन गलती तो नहीं हुआ है ना। आपको गलती पता चल जाता है, इसलिए लॉजिक आपके पास रहना बहुत जरूरी है। आप समझ में आ रही है, बहुत जरूरी है। अब एक चीज बताइए मेरे को, मैंने बोला कि एक पार्टिकल पे मान लेते फोर्स लगाया। अब मैं बोलूंगा कि 30 सेकेंड के बाद बताइए उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। आपको वेलोसिटी निकल गया उसका। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल पे, अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो मैं एक सवाल पूछिए आपको, बताइए। जैसे एक बॉडी है, इस पे इधर की तरफ आपने फोर्स लगाया, तो आपने तो वर्ड नहीं लिखा। आप बताइए ये पार्टिकल किधर जाएगा। अब मैं पूछूं, बताइए 3 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी बताइए क्या होगा। आप बोल दीजिएगा, अब आपका मैथ आ जाएगा कि वेलोसिटी है, बाद हमको आया माइनस क्या बताए, डायरेक्शन को बताना। आप क्या आपका रिजल्ट आ गया माइनस, रिजल्ट क्या आ गया आपका माइनस, निगेटिव हो जाएगा, उल्टा डायरेक्शन आ गया। तो बताइए क्या लॉजिकली ये बात सही है? तो आप इधर लगाएगा वेलोसिटी कभी भी इधर होगा। आपने आपने क्या की नॉट करेक्ट लॉजिकली, लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है। आपका मैथमेटिक्स मान लेते हैं, आप मैथ को सॉल्व किए, इक्वेशन सॉल्व किए, ये आपको क्या आया बाय इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन, बाय सॉल्विंग इक्वेशन, बाय सॉल्विंग इक्वेशन को सॉल्व कराया, यानी कि मैथ है आपका, मैथ से आपको ये आया। और लॉजिक से ये क्या है, लॉजिक से ये करेक्ट नहीं है। लॉजिक से ये क्या है, करेक्ट नहीं। ऑब्वियसली बात है, आप अगर किसी को इधर फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो उसका वेलोसिटी आगे इधर ना आना चाहिए, इधर थोड़ी आना चाहिए। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं क्या है, मैथमेटिक्स रॉन्ग है। मतलब यू हैव डन रॉन्ग मैथमेटिक्स, हैव डन। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो आपका मैथमेटिक्स से एक गलती हो सकती है। तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए, अदरवाइज मैथमेटिक्स कुछ और बोलेगा पर एक्चुअल में कुछ और हो सकता है। मैथमेटिक्स जिसके लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट को चूज करना अब हम होगा। लोग देख रहे हैं कि द चूजिंग पॉइंट, द फिक्स पॉइंट लिख देता हूं मैं, द फिक्स पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। आखिर भाई किसके रेफरेंस में तुम ये बात बोल रहे हो? रेफरेंस पॉइंट क्या है? अब चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा तो समझ ही गए, थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, मतलब आपको बोलना होगा कि आप अगर कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो भाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका घर, आप जब कभी ऑर्डर देते हो, जब कभी भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कोई भी सेलिंग साइट पे ऑर्डर देते हो, तो आप एक लैंडमार्क फिक्स करते हो ना कि हाँ भाई, मतलब तुम जो है ना, ऐसा तो नहीं बोलते हो तुम कि डायरेक्ट कि बिहार में है हम। एक ही बताओ, तुम बिहार में बोल, अगर तुम बोल दो कि मैं बिहार में हूँ, तो क्या तुम्हारे घर पे आ जाएगा प्रोडक्ट?
अरे भाई बिहार में हजार चीज है, हजार सिटी है, हजार गांव है, कहाँ है तुम? तो तुम बोलोगे अरे हम बिहार के पटना में हैं, अभी भी तुम्हें घर पे आ जाएगा? नहीं यार, तुम्हें घर पे नहीं आएगा। तुम क्या करते हो, तुम अपना एक लैंडमार्क चुनते हो कि देखो मैं पटना के गांधी मैदान से राइट में रहता हूं, मतलब गांधी मैदान में एक लैंडमार्क देते हो, हाँ यहाँ पे आप सामान लेकर आ जाइए। आपने क्या किया, आपने अपने पोजीशन को एक रेफरेंस के रूप में बताया। आपने अपने पोजीशन को कि मैं गांधी मैदान के इस जगह के राइट में रहता हूं, तो वो जगह आपका क्या हो गया, वो जगह हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो वो हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। कि जैसे कि अगर आपका मान लेते हैं कि आप पटना में स्टेशन के बगल में रहते हो, आपका आप बोलोगे कि तुम स्टेशन पे आ जाना, मैं आ जाऊंगा। स्टेशन आपका क्या हुआ, आप स्टेशन के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी लोग को बोलोगे, आप तो ऐसा नहीं बोलेगा हम पटना में रहते हैं, तुम कभी ऐसा नहीं बोलेगा। तुम क्या बोलेगा, मैं पटना में स्टेशन के बगल में रहता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, स्टेशन आपका रेफरेंस पॉइंट है। मतलब अगर कोई आदमी आपके बारे में जानना चाहेगा तो वो कहां से कोई चीज जानेगा, वो जानेगा स्टेशन से। मतलब स्टेशन आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, आपका लैंडमार्क है, जहां से आप तक कोई पहुंच सकता है, आपके बारे में कुछ जान सकता है। आप कभी नहीं बोलोगे मैं बिहार में हूँ, ना कभी नहीं बोलोगे पटना में, भाई वो पगला जाएगा, कहाँ जाएगा वो? पटना का कोई फिक्स है? पटना में हजार चीज है, हजार जगह है। आपको अपना एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना रहता है कि हाँ मैं पटना के स्टेशन के बगल में रहता हूँ, तो स्टेशन आपका रेफरेंस पॉइंट होगा जहां से आपके बारे में लोग कुछ जानेगा। या आप अपने बारे में लोगों को कुछ बताओगे कि भाई तुमको कहीं से भी कुछ लाना है ना, कुछ भेजना है ना, तुम यहाँ भेज देना हमारे। तो वो क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो हम लोग अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन उफाइन तो इसको कुछ नहीं करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि रेफरेंस पॉइंट is that given point या फिक्स पॉइंट, is that particular point from which you are calculating something, you are calculating something। आप क्या कर रहे हो, कुछ कैलकुलेट कर रहे हो। रेफरेंस पॉइंट आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो। एंड इट मस्ट बी फिक्स्ड, इट मस्ट बी फिक्स्ड फॉर अ गिवन क्वेश्चन, फॉर अ गिवन क्वेश्चन। मतलब एक दिए गए क्वेश्चन के लिए अगर आपने एक बार रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया कि मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो पूरे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक योर लैंडमार्क एड्रेस। मैं आपको अब अपने भाषा में बता रहा हूं, इट इज जस्ट लाइक योर लैंडमार्क एड्रेस, लैंडमार्क एड्रेस। आप अपने लैंडमार्क के ही रिस्पेक्ट में ना अपना पोजीशन बताते हो। जैसे बोलते हो ना कि मैं इस जगह पे रहता हूं, इस जगह पे रहता हूं, वो जगह कहाँ है, हम सवाल ये कर देंगे, वो जगह, हाँ ये जगह इसके बगल में है। तो आप किसी लैंडमार्क के विथ रिस्पेक्ट में ही ना अपना पोजीशन बताते हो। तो तब तो अपना पोजीशन बोल दो कि मैं इंडिया के इस मैप पे रहता हूँ, तो भाई हो गया, पगला जाएगा लोग, कहाँ कहाँ जाएगा। वो जो आप मैपिंग भी करते हो तो वो एक लैंडमार्क के रिस्पेक्ट में होता है। उसी तरह फिजिक्स में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट, जिससे हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी चीज को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो वेलोसिटी, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, आपको वो एक सवाल के लिए फिक्स करना होगा। अब देखिए हम लोग तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जब हम लोग फिजिक्स को कैलकुलेट करने की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि when we start calculating anything, calculating anything,
we start talking about mathematics. Talking about मैथमेटिक्स, हम लोग क्या करने लगते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करने लगते हैं। अब भाई मैथमेटिक्स सोचने लगते हैं कैलकुलेट कैसे करें, तो कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स जानना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या करना है कि हियर वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हियर वी हैव टू, यहाँ पे क्या करना है हमें कैलकुलेट, हियर मतलब काइनेमेटिक्स में हियर वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टेट ऑफ अ बॉडी, मतलब एक बॉडी का स्टेट कैलकुलेट करना है। स्टेट में क्या, वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन सब आ जाता है। अब आपको यहाँ पे स्टेट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करेगा, मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट टू कैलकुलेट द स्टेट ऑफ एनी बॉडी, स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल को या बॉडी को, एनी बॉडी। अब देखिए आपको क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना कैलकुलेट करने के लिए। अब एक चीज बताओ, क्या फिजिक्स की चीजों को मैथ से ही कैलकुलेट किया जाता है? आप अपने घर से थोड़ी बोलोगे अरे मेरे घर से इस पार्टिकल का रफ्तार यहाँ इतना था, थोड़ी बोलोगे। तो टू कैलकुलेट फिजिक्स की चीजों के लिए को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स के चीजें से होना चाहिए, मैथमेटिक्स से आनी चाहिए। मैं इसको लिख दे रहा हूं तो पूरा फील है हर बातों की। फिजिक्स के चीजों को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मैथ से मांगना होगा, मैथ से मांगना होगा। कि भाई फिजिक्स के चीजों को आप अपने घर से, अपने लैंडमार्क से थोड़ी कैलकुलेट करोगे। मेरा लैंडमार्क पटना चौक है, पटना चौक से बताओ क्या होगा, गधों वाली बातें हैं ये। तो अगर आपको फिजिक्स के चीजों को कैलकुलेट करना है तो उस समय रेफरेंस पॉइंट आपको कहां से मांगना होगा, रेफरेंस पॉइंट आपको मांगना होगा मैथमेटिक्स से। कि भाई मैथमेटिक्स बताओ ना, रेफरेंस पॉइंट कैसे लेते हैं, ये चीज हमको समझाओ ना थोड़ा सा। आप रेफरेंस पॉइंट कहां से मांगोगे, आप मांगोगे अपने मैथ के दोस्त यानी कि अपने मैथ से मांगोगे। अब देखिए द रेफरेंस पॉइंट, तब सॉरी द मैथ, तब आपको मैथ क्या देता है, द मैथ gives you the coordinate system। अब आया ना मुद्दा की बात, द मैथ्स गिव यू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें भी अगर हम लोग और जोर से बोले, रेफरेंस पॉइंट ना करें तो पॉइंट ना होना चाहिए, यानी कि मैथ्स गिव यू द कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि ओरिजिन एज अ रेफरेंस पॉइंट। मैथ्स बहुत दिलदार है, रेफरेंस पॉइंट मैथ्स बहुत मदद करता है यार। फिजिक्स का सबसे अच्छा दोस्त और साथी मैथ्स ही है, उससे अच्छा दोस्त साथी कोई नहीं होगा। अब मैथ्स का दोस्त साथी फिजिक्स है पर उतना अच्छा नहीं है। हर जगह मैथ्स अपने इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है, फिजिक्स भी इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है, लेकिन कभी कभी दोनों को एक दूसरे का संगम होना पड़ता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एज अ रेफरेंस पॉइंट टू फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को रेफरेंस पॉइंट बनने के लिए, रेफरेंस पॉइंट जिस तरह लैंडमार्क जो है मैथ में, लैंडमार्क क्या है वो, ये चीज जो आप मैंने लिखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो चीज मैंने लिखा है ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग एज लैंडमार्क, लैंडमार्क की तरह ये काम कर रहा है आपका, लैंडमार्क फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए लैंडमार्क की तरह ये काम कर रहा है।
तो जो आपका मैथ्स है उसने फिजिक्स को क्या दिया कि लो भाई तुम मांग रहा है कि रेफरेंस पॉइंट तुम्हें ये सब चीज कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, पोजीशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है किसी भी समय पे किसी भी पोजीशन पे। तुम अब हमको बोल रहा है कि हमको मैथ्स, हम तो तुम्हारी मदद से सब कुछ कैलकुलेट करते, तो अब तुम हमको कुछ दो जिसकी मदद से हम एक चीजों को कैलकुलेट कर सकें। तो मैथ्स ने बोला कि मैं आपको देता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम, तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसमें तुम एक पॉइंट ले लो ओरिजिन, उसकी मदद से उसको तुम रेफरेंस पॉइंट मान लो और उससे तुमको जो कैलकुलेट करना है तुम हर चीज को कैलकुलेट कर लो। तो जो फिजिक्स का रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मतलब अगर आप कोई चीज को कैलकुलेट करते हो तो कहां से कैलकुलेट करते हो, एक ओरिजिन मान के आपको कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए इस स्लाइड को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा वेट करता हूं और चीजों को समझिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले स्लाइड में। तो मैंने यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया, यहां से हम लोगों को समझ में आया क्या, यहां से समझ में आया कि वी कैलकुलेट एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास यूनिट और मैग्नीट्यूड हो। और फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, स्केलर और वेक्टर। तो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। वी कैलकुलेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनी फिजिकल क्वांटिटी। वी कैलकुलेट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस पॉइंट दैट इज, जो कि क्या है, दैट इज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए ये फिक्स चीज नहीं है कि ओरिजिन से ही लेंगे हम लोग, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही आपको सब कुछ को कैलकुलेट करना, वही आपका लैंडमार्क की तरह काम करेगा। अब इसको एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कि वही प्रीवियस सवाल को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि पहला सवाल हम लोग इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पे इसके बाद इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी है इधर की तरफ। अब हम बोल रहे हैं कि ये पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया कुछ x और कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, टाइम लगा इनको कुछ t समय। तो टाइम का तो छोड़िए, टाइम तो सबके लिए कांस्टेंट है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी मैं समझाया हूँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको पॉडकास्ट देखना ही चाहिए। अब देखिए ये जो x हम लोग ने लिखा, ये x कहां से लिखा, एक रेफरेंस पॉइंट से लिखा। और रेफरेंस पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं वो कहां से लिखते हैं, किसी को ओरिजिन मान के ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा ओरिजिन यहाँ से शुरू हो रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ शुरू हो रहा है, हमारा ओरिजिन कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है। ये है आपका ओरिजिन, ये आपका क्या है, ये है आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये दूरी कितना हो गया, ये दूरी हो गया आपका x। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, ये पार्टिकल कितना चला है, x चला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या माना है, ओरिजिन। तो जब आप एक सवाल बनाने लगे तो अपने ओरिजिन को फिक्स कर लें, यानी कि अपने रेफरेंस पॉइंट को फिक्स कर लें, और वो रेफरेंस पॉइंट पूरे सवाल में नहीं बदलेगा। तो मैंने क्या बोला कि while solving a question, while solving a question, you have to fix your ओरिजिन कहो या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहो, ओरिजिन मतलब आपको अपने पॉइंट को फिक्स करना होगा। अगर आपने यहाँ पे ओरिजिन मान लिया एक बार सवाल में, तो आपको यहीं के रिस्पेक्ट में हर चीज, जैसे कि ये पार्टिकल फिर मान लेते हैं कि कुछ यहाँ आ गया ये पार्टिकल, तो यहाँ आ गया तो ये कुछ x1 कवर कर गया, इसको टाइम कुछ t1 लग गया। तो ये x1 क्या है, ये x1 है यहाँ से यहाँ का दूरी। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे अपना, यहाँ से यहाँ का क्या है, ये दूरी है। आप जो भी कैलकुलेट करोगे वो यहीं से कैलकुलेट करोगे। और देखिए अगर आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आता है, वेलोसिटी भी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि पोजीशन से टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताता है। तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट अगर चूज कर लिया तो आपको हर बार हर जगह को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, बताना होगा। मतलब आप यहाँ पे खड़े हो
और यहां से आप किसी भी समय पे किसी भी पोजीशन पे आप उसके वेलोसिटी को बताओ, उसके एक्सेलरेशन को बताओ, उसके पोजीशन के बताओ, हर चीज स्टेट को बताओ, लेकिन वो स्टेट आप कहां से बता रहे हो, यहां से बता रहे हो। तो भाई स्टेट बताने के लिए तो एक इनिशियली कहीं पे ठहरना पड़ता है ना। जैसे कि तुम बोलेगा कि ये गाड़ी जो है ना पटना से दिल्ली जाती है, तो कहाँ से तुम बोला, पटना से बोला। अब मैं बोलूंगा ये गाड़ी जाती है, कहाँ से कहाँ जाती है, तो जहां से जहां जाती है, जहां से शुरू होती है वो तो तुम फिक्स करो, वहां खड़ा होकर ना तुम बोलोगे। जैसे कि तुम एक मक्खी को देख रहे हो, मक्खी मूव कर रहा है, तो बोलेगा कि मक्खी का हम स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना, टू कैलकुलेट एनीथिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना। और क्लियर करते हैं, टू कैलकुलेट एनीथिंग you have to start from somewhere ना, come from somewhere। आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना। वही स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, वही स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन होगा, या फिर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अब देखिए आपने क्या किया कि इसी सवाल को चेंजिंग तरीके से किया। कैसे किया कि यही बॉडी है, बॉडी आपका यही है। अब हम लोग कलर थोड़ा बदल लेते हैं, बॉडी आपका यही है। अब आपने क्या किया कि बॉडी यहाँ था, जस्ट एकदम सेम पोजीशन पे रखिए दोनों को, यहाँ था, फिर बॉडी यहाँ आया। अब आपने क्या किया कि आपने बोला कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से लूंगा, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से लूंगा, ओरिजिन में यहाँ से लूंगा। तो बताइए, अब देखिए, अब जो है बताइए, क्या ये पार्टिकल यहाँ क्या था, x बराबर 0 पे था ना, और ये पार्टिकल क्या था, x बराबर कुछ x पे था, और ये पार्टिकल कितना पे था, x बराबर कुछ x डैश पे था। तो क्या ये अब ओरिजिन पे है, नहीं। तो अब इस पार्टिकल का अपना एक पोजीशन होगा, कुछ x डबल डैश मान लेते हैं। तो बताइए ये पोजीशन कितना हो जाएगा, जब हमको पता है कि ये यहाँ से कितना दूरी है, x दूरी है, मुझे पता है कि ये यहाँ से कितना दूरी होगा, x डबल डैश प्लस x दूरी होगा, और ये यहाँ से कितना दूरी होगा, ये यहाँ दूरी होगा, x डबल डैश प्लस x के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर आपने अपने रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट किया है, तो फिर अभी देखिए, अब ये ओरिजिन से थोड़ी शुरू हो रहा है, ये पार्टिकल ओरिजिन से नहीं शुरू हो रहा है, यहाँ से ये पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पार्टिकल का स्टार्टिंग अब ओरिजिन से नहीं हो रहा है, अब ये पार्टिकल कहीं x बराबर x डैश से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल कुछ x बराबर x डबल डैश से स्टार्ट ही कर रहा है। तो अब ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो चाहे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करे या ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करे, वो सवाल आपको दे देगा, या फिर आप अपने से खुद मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब आप कैलकुलेट कोई भी चीज को करोगे, तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। हाँ भाई, आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट ये है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब कुछ कैलकुलेट कर दो। ये अगला सवाल बन गया, और ये आपका एक सवाल बन गया, ये आपका दूसरा सवाल बन गया। दोनों में आप कहीं से रेफरेंस पॉइंट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक एंगल पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, और रेफरेंस पॉइंट हम किसे लेते हैं। हमारा मैथ्स में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके ओरिजिन को ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, और वहां से हम लोग किसी भी पार्टिकल का किसी भी समय पे किसी भी पोजीशन पे स्टेट बताने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई कोई चीज को कैलकुलेट हम करने जा रहे हैं, हमें जान गए कि हमें पढ़ना क्या है, हमें स्टेट के बारे में पढ़ना है, स्टेट के बारे में कैलकुलेशन करना है। तो कोई चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ हथियार चाहिए। तो हथियार में क्या होता है, मैथमेटिक्स चाहिए और लॉजिक चाहिए। तो लॉजिक तो अपने साथ साथ आएगा, लॉजिक तो धीरे धीरे डेवलप करेगा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, लॉजिक डेवलप करते जाएगा, जैसे जैसे सोचते जाएंगे, लॉजिक डेवलप करते जाएगा। अब मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए ना, कि भाई हाँ यहाँ से तुम इसको मेजर करो, जैसे कि डिस्टेंस, क्योंकि इसके काइनेमेटिक्स के अंदर या पूरे फिजिक्स के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। भाई तुम कहाँ से डिस्टेंस, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर मैंने चला, तो 2 मीटर कहाँ से चला, एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा ना, यहाँ से तुमने 2 मीटर का बढ़ा, अदरवाइज आप कैलकुलेट ही नहीं कुछ कर पाओगे। तो जब आपको कैलकुलेट करना है काइनेमेटिक्स में स्टेट, तो आपके पास क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और आपको पता है कि फिजिक्स का सब कैलकुलेशन कौन करता है, उसका भाई मैथमेटिक्स करता है। तो मैथमेटिक्स से तुमको मांगना पड़ेगा कि भाई हमको ये कैलकुलेट करना है, तुम हमको एक हथियार दो।
वो बोला लो तुमको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं, तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को मान के सब कुछ को कैलकुलेट करो, तुम इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लो। ये तो किसी का सगा नहीं, ये तो सबके लिए एक है ना। ओरिजिन क्या आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है क्या? नहीं, सबके लिए एक होना चाहिए ना ओरिजिन। अगर अलग हो गया, इसलिए तो बोल रहे हैं आप लैंडमार्क नहीं ले सकते हैं। किसी के लिए, सबके लिए लैंडमार्क अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके लिए ओरिजिन अलग अलग होगा, ओरिजिन सेम होगा। इसलिए आप कोई भी चीज नहीं, आप नहीं निकाल सकते मेरे घर से इसका वेलोसिटी इतना, वो बोलेगा मेरे घर से इतना, वो बोलेगा मेरे घर से इतना। तो भाई जो आप वेलोसिटी या कोई भी चीज निकालोगे वो तो एक फिक्स पॉइंट से निकालोगे, और इस ओ पॉइंट पे जो आदमी खड़ा होगा उसको वो ऐसा ही दिखेगा जैसे हजारों आदमी में से कोई खड़ा हो जाएगा, सबको वही दिखेगा, क्योंकि सबका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, फिक्स है। मैथ्स ने बोला लो मैं तुमरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम देता हूँ एज अ रेफरेंस पॉइंट, एज अ रेफरेंस पॉइंट देता हूँ ओरिजिन उसका, और तुम यहाँ से जो अपना काइनेमेटिक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर लो। अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स में घुसने से पहले मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हथियार जो कि रेफरेंस पॉइंट था वो जान चुके हैं। अब हमको आने वाले लेक्चर्स में मैथमेटिकल फॉर्मूला को जानेंगे। अब वो फार्मूला कहाँ से कैलकुलेट होगा, वो फार्मूला कैलकुलेट होगा रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट सबसे पहला चीज है। वेलोसिटी निकालोगे ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करोगे, रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट करोगे ना। तो वेलोसिटी लो, एक्सेलरेशन लो या कुछ लो, सबके अंदर रेफरेंस पॉइंट छुपा हुआ है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं जानते हो तो वो सब आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, या कोई मीनिंग ही नहीं होगा कैलकुलेट करने। कैलकुलेट तो कर सकते हो पर कोई मीनिंग नहीं होगा कैलकुलेट करने का। तो आज हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट के बारे में सीखा, जिसमें हमारी मैथमेटिक्स ने मदद की फिजिक्स को आगे बढ़ाने में। आज का लेक्चर यहीं तक है। आप प्लीज और प्लीज अच्छे से पढ़ें, नोट्स आप खुद से बनाएं। अगर नहीं बनाए हैं तो आप क्या करें कि टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।